हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रीट के अंदर जो हमारे बायोलॉजी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। मैंने ये जो बनाया है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल वॉल को जब आप थ्योरिकल पढ़ेंगे या लैंग्वेजिकल तो इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। और अब मेरे को नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके रीट के अंदर कुछ आएगा। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का मैं इसके बाद में इसको ड्रॉ करूंगा या लिखूंगा, तो उसके बाद में हम उसको कोशिका झिल्ली को भी पढ़ लेंगे। यानी पूरा वीडियो देखना है आपको, तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा उसके हिसाब से चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोशिका भित्ति जो है वो एक तो मृत संरचना यानी डेड सेल है बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कठोर संरचना है। अब यहाँ पे मृत इसलिए लिखा है कि ये कार्बनिक पदार्थों की बनी हुई है और कठोर कार्बनिक पदार्थों के जमाव के कारण से हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट तो क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो ये बन सकता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो मैंने बोला था कि इन दोनों के मुख्य बीच में जो सबसे मुख्य अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य, वो क्या होता है, कोशिका भित्ति ही होता है। यानी कि पादपों के अंदर पादपों के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से ये हो गया कि पादपों के अंदर ये कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित, जबकि जंतुओं में ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो अब आपका एक नंबर का क्वेश्चन तो पहले से यहीं से हो गया एक क्वेश्चन तो कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित, और जंतुओं में क्या होगी, अनुपस्थित। अब किन किन के अंदर उपस्थित होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। पादप के अंदर शैवाल भी आते हैं और जो जीवाणु है यानी मोनेरा किंगडम के मेंबर हैं, और यहाँ पर पादप जो मतलब हायर प्लांट्स है उनकी बात करेंगे, और कवक के अंदर भी क्या होगी, आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कवक की, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन कवक से ही पूछा जाता है। तो कवक के अंदर अगर आपको पूछ ले हैं कि कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको सीधा सा आंसर टिक लगाना है काइटिन के ऊपर। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे काइटिन, तो आपको ध्यान देना है कि जो काइटिन है यानी कि काइटिन जिसको हम पॉलीसैकेराइड होता है एक तरीके से, तो काइटिन पॉलीसैकेराइड की क्या होती है, कवक के अंदर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कवकों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। यहाँ पर हम इसको ये भी आपको लिखा मिल सकता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, ये भी आपको ध्यान देना है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपको इसी पे टिक लगाना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है, बट ये ज़्यादा डीप में है। अब हम बात करते हैं पादपों के अंदर। तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर तो हेमीसेल्यूलोज, और पैक्टिन, और लास्ट में आएगा प्रोटीन। यानी कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब ध्यान देना, अगर आपको कभी पूछ लें कि ये सेल्यूलोज का निर्माण होता कहाँ है, तो वास्तव में सेल्यूलोज का निर्माण कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी यानी कि डिक्टियोसोम के अंदर होता है। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी है। अब हम बात करते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति की। तो शैवाल की कोशिका भित्ति में सिर्फ सेल्यूलोज तो सेम है बट इनका डिफरेंस है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सेल्यूलोज तो वो का वही रहेगा, तो ये भी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। दूसरी बात ये इसके अंदर यहाँ पर एक और क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज और गैलेक्टोज और मैनोज, और कुछ मात्रा में यहाँ पर खनिज लवण भी आपको देखने को मिलेंगे, कार्बोनेट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर खनिज लवण के अंदर जो मुख्य कार्बोनेट है वो कौन सा होगा, कैल्शियम
कार्बोनेट। तो इसका ध्यान देंगे, आपको मुख्य कार्बोनेट कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और कैल्शियम ऑक्जिलेट के भी बने होते हैं। तो कोशिका भित्ति में पहला तो पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। तीसरी बात, कवक के अंदर जो है वो किसकी बनी होती है, काइटिन पॉलीसेकेराइड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन की बनी है, जबकि पादपों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। और शैवालों के अंदर पूछ लिया तो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और खनिज लवण की बनी हुई होती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोशिका भित्ति है, सॉरी जीवाणु के अंदर बाकी है, तो जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये ध्यान देना है, जीवाणु के अंदर ये किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये भी पॉलीसेकेराइड है। एक चीज मुझे और याद आ रही, बता देता हूँ, सेल्यूलोज जो होता है, यानी कि सेल्यूलोज जो है एक अणु ग्लूकोज के 3000 अणुओं से मिलकर के बना होता है। मतलब ये बहुत ही पॉलीसेकेराइड है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से, जिसके अंदर ग्लूकोज के 3000 अणु जब मिलेंगे तब सेल्यूलोज का एक अणु बनता है। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के परतों के बारे में, यानी कि जब ये पादप कोशिका के अंदर आपको दिखाई देगी, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए पादप कोशिका है, तो इस पादप कोशिका के अंदर जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है ये क्या है, कोशिका भित्ति, और जो अंदर की तरफ होगी वो क्या होगी, कोशिका झिल्ली। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली इसकी। अब ध्यान देना है कि ये जो कोशिका भित्ति है बाहर वाली ब्लू कलर की, इसके अंदर भी कितनी परत आपको देखने को मिलेगी, 4 परत। कितनी परत, 4 परत। जो सबसे बाहर की तरफ होगी वो होगी मध्य पटलिका। कौन सी होगी, मध्य पटलिका। और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान देना है कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य पटलिका मिडल लेमिला किसकी बनी होती है। अब ध्यान देना, इसका नाम क्या है, मध्य। तो लोग समझते हैं कि मध्य में है, मध्य में नहीं है, सबसे बाहर की तरफ होगी ये, तो ये लिख दिया, ये सबसे बाहर की ओर। फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो कौन सी भित्ति आएगी, प्राथमिक भित्ति, जो कि सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और जो द्वितीयक भित्ति है वो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन की मात्रा अधिक होती है, जबकि सेल्यूलोज और पैक्टिन की मात्रा द्वितीयक भित्ति में क्या होती है, कम होती है। इस चीज का भी ध्यान देंगे। और लास्ट में होती है अपनी तृतीयक भित्ति। ध्यान देंगे, मध्य पटलिका सबसे बाहर की तरफ और सबसे अंदर की तरफ कौन सी होगी, तृतीयक भित्ति। और जो सबसे ज्यादा दृढ़ता प्रदान करती है वो कौन सी भित्ति है, दृढ़ता प्रदान करने के लिए यहाँ पर तो द्वितीयक भित्ति, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। जबकि यहाँ पर इस परत में सेल्यूलोज और पैक्टिन की मात्रा क्या होती है, कम। जबकि प्राथमिक भित्ति जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब एक और बात, जब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी जब सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है विभाजन के दौरान, जो सबसे लास्ट वाली अवस्था है टीलोफेज, कोशिका विभाजन की, तो जो सबसे अंतिम अवस्था है टीलोफेज, जब वहां पर हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पादप कोशिका के अंदर जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो ये जो सबसे पहले पट्टिका बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका पट, मध्य पटलिका। यानी कि सबसे पहले अगर कोशिका भित्ति में कोई परत निर्मित होती है तो वो कौन सी होती है, मध्य पटलिका। और इसी के द्वारा दो कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है, सबसे पहले जो आसन्न कोशिकाएं होती है, आसन्न कोशिका मतलब ये वाली कोशिका और ये कोशिका, पुत्री कोशिका, दोनों के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो भी किसके द्वारा होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो यानी कि मध्य पटलिका सबसे पहले निर्मित होगी, उसके बाद में प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो ये किधर होगी, सबसे अंदर की ओर, अंदर की। और इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब एक और बात एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्राथमिक भित्ति का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कणाधान विधि के द्वारा। कौन सी विधि है, कणाधान। यानी कणाधान विधि का मतलब यह है कि जब मध्य पटलिका के ऊपर, देखो सबसे पहले कौन सी है, मध्य पटलिका, फिर आएगी प्राथमिक भित्ति। तो मध्य पटलिका के ऊपर जब पदार्थों का जमाव कणों के रूप में होता है या फिर क्या होता है, कणों के रूप में, यानी कि जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनके बीच में जाकर, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मध्य पटलिका है, इसके ऊपर वो जमाव हो रहे हैं पदार्थों का इस कणों के रूप में,
तो उसको बोल दिया कणाधान विधि। और जब द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है तो उसमें कणाधान भी होता है और स्तराधान। स्तराधान का मतलब है कि यहाँ पर जो पदार्थों का जमाव है वो लेयर्स के रूप में आपको दिखाई देगा। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राथमिक भित्ति कणाधान विधि के द्वारा डेवलप होगी और जो द्वितीयक विधि है वो कणाधान और स्तराधान दोनों के द्वारा डेवलप होगी। और मैंने बोला है कि हम इधर से जब इधर जाएंगे तो अंदर की ओर जा रहे हैं। सबसे बाहर मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और सबसे अंदर की तरफ होगी तृतीयक भित्ति। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको एक और ध्यान देना है इनके कार्य। तो जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, कठोर संरचना है एक तरीके से। तो वो क्या कर रही है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है उस कोशिका को, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती प्रदान कर रही है। दूसरा ये कह सकते हैं इसके कारण से उसका आकार निश्चित बना हुआ रहता है और आकृति भी क्या रहती है, निश्चित बनी हुई रहती है। और जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर जीव द्रव्य और इनके बीच में जो जीव द्रव्य वो भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और ये एक तरीके से क्या है, संरचनात्मक आवरण प्रदान करती है इसको। तो यहाँ पर तो ये तो थे कॉमन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका भित्ति के कार्य हैं वो देखेंगे। अंतर कोशिकीय पदार्थों का संवहन, यानी कि मान लीजिए कि ये दो कोशिका हैं आपस में, तो इन कोशिका और इन कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन वो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होगा, मध्य पटलिका के अंदर होगा और वो कोशिका भित्ति का यही भाग है। तो बोल दिया कि अंतर कोशिकीय पदार्थों का जो संवहन है वो भी किसके द्वारा होगा, कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका के द्वारा, जहां पर प्लाज्मोडेस्माटा संरचना आपको दिखाई देगी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की, अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए बाधक। अवांछनीय मतलब जिसकी कोशिका के अंदर आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको ये आने नहीं देगी। तीसरा पॉइंट, परासरणीय दाब संतुलन जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। दो कोशिकाओं के मध्य जो परासरण दाब है उसको भी कौन संतुलन बना के रखेगा, कोशिका भित्ति। और उसके अंदर रोल किसका होगा, जीव द्रव्य तंतु का। जब आप 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में काफी डिटेल से दिया हुआ है। बट हमारे रीट के सिलेबस के हिसाब से हमारे को इतना सफिशियंट है। आपको एक तो ये ध्यान देना है कि शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी है, जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, पादप के अंदर और कवक के अंदर। कवक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके रीट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये और ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। ये जो कोशिका झिल्ली वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होगा, यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये पूछ सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई है। इससे ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में कुछ ज़्यादा रीट में नहीं पूछ सकते, बट मैंने पूरा इंक्लूड कर लिया है, यानी इससे बाहर आपके कोशिका झिल्ली में कुछ भी नहीं जाएगा। तो ध्यान देंगे कोशिका झिल्ली के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो ये कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होगी। इससे पहले जो हमने कोशिका भित्ति पढ़ी वहाँ पे लिखा था कि वो केवल और केवल किस में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर नहीं लिखी है कि ये दोनों में उपस्थित होती है। तो पादपों में भी उपस्थित होगी और जंतुओं में भी उपस्थित होगी। तो हमारे पास में एक पॉइंट और बन जाता है कि ये पादप व जंतु दोनों में ही क्या होगी, उपस्थित होगी। यानी दोनों ही कोशिकाओं में आपको कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। कुछ लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन इज द बेस्ट। अब ध्यान देंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है वो मुख्यतः वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर वसा और प्रोटीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वसा। यहाँ पे वसा कौन सी है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि फॉस्फोग्लिसराइड या फिर लिख सकते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे लिख दिया फॉस्फोलिपिड, और लिपिड में कौन सा है, ग्लिसराइड। तो फॉस्फोग्लिसराइड या फिर बोल सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। यानी कि वसा और प्रोटीन ऑप्शन मिले तो भी ठीक है, और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मिले तो भी सही है, दोनों में से करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि जो मानव की आरबीसी है, तो आरबीसी क्या है, एक सेल है। तो यानी कि ये जो सेल है इसके भी चारों ओर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होगी। लेकिन यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली में है वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया था कि प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज। तो आपको ध्यान देना है, प्रोटीन का परसेंटेज होता है 52% और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानव आरबीसी के अंदर
कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन और लिपिड का अनुपात तो 52 प्रोटीन और 40% क्या होगा, लिपिड होगा। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, तो आपको आंसर देना है फॉस्फोलिपिड। क्या देना है, फॉस्फोलिपिड, या फिर अगर वसा लिखा हुआ दिखे तो वसा भी करेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला वसा और प्रोटीन तो मुख्य घटक है फॉस्फोलिपिड, वसा। अगला यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे, कोशिका झिल्ली क्या होती है, विद्युत आवेशित होती है। यहाँ पर ये मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोडियम और पोटेशियम क्या होगा, पंप दिखाई देंगे, जो कि सक्रिय परिवहन के लिए सहायक हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दूंगा, यहाँ पे लिखा है चयनात्मक पारगम्य, मतलब सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये किन पदार्थों को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, उनको सेलेक्ट कर सकती है, मतलब चयन कर सकती है उनका। पारगम्य का मतलब पार करना, तो इसके लिए लिखा जाता है सेलेक्टिवली परमेबल। दूसरी बात, कोशिका झिल्ली का जो पुराने मॉडल हैं, जो डेनियल, डॉमसन, जो अलग अलग डॉमसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग दिए थे, लेकिन जो सबसे एडवांस मॉडल है सिंगर और निकोलसन का जो 1972 का है, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर उसी के हिसाब से पूछा जाएगा। क्योंकि डेनियल और डॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको सैंडविच नाम दिया गया था, क्योंकि जो क्या होता है सैंडविच में, जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर क्या होता है, अपने ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर नीचे वेजिटेबल्स डाल देते हैं, तो जो ऊपर जो ब्रेड है ऊपर और नीचे, वो ब्रेड क्या है, प्रोटीन की लेयर है, और जो वेजिटेबल्स बीच में डाले गए हैं वो एक क्या तरीके से है, लिपिड है, वसा है, बीच में रखी गई है। फिर बाद में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया है, तरल मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर। क्योंकि देखो मैंने लिखा है कि 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई तो इसी कोशिका झिल्ली का पूर्ण संरचना का अध्ययन संभव हो सका। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है वो कई बार एकल होती है, कई बार क्या होती है, द्विझिल्ली। तो यहाँ पे एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से कोशिकांग जो है वो एकल झिल्ली वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है, एक तो लाइसोसोम, स्फीरोसोम्स और रिक्तिका। और रिक्तिका को टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, कई बार आपको एग्जाम ऑप्शन में दिख जाए टोनोप्लास्ट, तो आप बात समझ जाना है कि एकल झिल्लीबद्ध है, इसलिए रिक्तिका, टोनोप्लास्ट। तो ये हो गया एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, लाइसोसोम, स्फीरोसोम्स एंड रिक्तिका यानी वैक्यूल। यहाँ पर अंतः प्रद्रव्य जालिका भी आएगा। नेक्स्ट आगे अगर द्विझिल्लीबद्ध में पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, ये सारे कोशिकांग होंगे। बाकी ये तो हम जब अभी आगे कोशिकांगों को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ लेंगे। आगे ध्यान देना है कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकोलसन का, जो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो उसको देखेंगे हम लोग। एक चीज और देखेंगे, ये जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का आवरण है। कैसे है, जैसे कि मान लो पादप कोशिका है तो सबसे बाहर क्या होगी, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है तो ये उसका क्या है, आवरण हो गया, क्योंकि हमने बोला है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बाहर, फिर कोशिका झिल्ली और फिर कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर जंतु कोशिका है तो वहां पर केवल क्या होगी, कोशिका झिल्ली और क्या होगा, अंदर कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का क्या हो गया, आवरण हो गया। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है वो पदार्थों का आवागमन में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में मैं बताऊंगा, यानी पदार्थों को ग्रहण भी करती है और पदार्थों को क्या करती है, बाहर भी निकालती है। तो जब ये पदार्थों को बाहर निकालती है और अंदर लाती है तो दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक तो होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। दो कोशिकाओं के मध्य जब सक्रिय परिवहन कब होगा, जब मान लो पास वाली कोशिका के पास में उस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और इधर मान लो कम है। तो उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर कि जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई पदार्थ जाएगा तो अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि कोई बाहर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार के परिवहन को क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन। आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर टंकी में से पानी नीचे नल में आता है तो क्या है, ऊपर से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि उस समय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नल चालू करते पानी आ जाता है। लेकिन जब नीचे टंकी में से पानी ऊपर भेजना होता है तब सांद्रता की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे पानी को क्या ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है हमें। यानी कि दो कंटेनर आपके पास में रखे हैं, एक फुल भरा हुआ और मान लो यहाँ पे कम है,
तो यहाँ से इधर पदार्थ आएगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो इस पदार्थ को यहाँ से इधर जाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऐसी कंडीशन में परिवहन होगा सक्रिय परिवहन, जब पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। और इसके अंदर जो वाहक होंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन होगी, अंतर्वेशी प्रोटीन। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो पदार्थ को लेकर के जा रहे हैं वो कौन है, प्रोटीन। और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, पंप उपस्थित होते हैं। और यही पंप एटीपी को खर्च करके मतलब पदार्थों का क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस प्रोसेस में एटीपी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आगे हम बात करते हैं लिपिड की। अभी हमने बोला कि कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो अब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन की परत तो होती है दोनों तरफ बाहर और फॉस्फोलिपिड की परत होती है बीच में। और फॉस्फोलिपिड भी विपरीत होते हैं, मतलब ये जो इसका भाग है वो कौन सा है, जल स्नेही, और ये कौन सा है इसका जल विरोधी भाग। तो जल विरोधी और जल विरोधी, ये भी जल विरोधी भाग हो गया और ये हो गया इसका जल स्नेही भाग। प्रोटीन जो है वो जल स्नेही भाग की तरफ होते हैं। तो ये देखो प्रोटीन इधर भी जल स्नेही भाग और इधर भी जल। तो ये तो हो गई प्रोटीन की परत ब्लैक वाली। और ये जो हमने बनाई है फॉस्फोलिपिड की लेयर, तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है 35 एंगस्ट्रॉम की, प्रोटीन की लेयर होगी 20 एंगस्ट्रॉम की, और यहाँ पर भी कितने एंगस्ट्रॉम की होगी, 20 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक स्पेशल चीज़ बनाई है जो ये है, कुछ प्रोटीन क्या है अंदर की ओर धसी हुई होती है, अंदर की ओर क्या होती है, धसी हुई। जो अभी मैंने लिखा है कि वाहक प्रोटीन है, तो यहाँ लिखा है कि पदार्थों को अंदर तथा बाहर लाने में ये क्या होती है, सहायक होती है, जिसको बोलते हैं अंतर्वेशी प्रोटीन। और जो ये वाली जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होगी अपनी, परिधीय प्रोटीन। तो इसका ध्यान देंगे। और जो ये प्रोटीन है वो कौन सी होगी, अंतर्वेशी प्रोटीन, जो पदार्थों का क्या कर रही है, आवागमन में हेल्प कर रही है। तो फॉस्फोलिपिड के अणु के दो भाग होते हैं, जल स्नेही और जल विरोधी। जल विरागी भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो देखो सिंगर और निकोलसन का जो ये मॉडल है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ, और ये किधर होंगे, अंदर की तरफ। तो फॉस्फोलिपिड अंदर और प्रोटीन किधर होगी, बाहर। और प्रोटीन भी दो प्रकार की होगी, एक परिधीय प्रोटीन और एक अंतर्वेशी प्रोटीन। और अंतर्वेशी प्रोटीन क्या करती है, पदार्थों को अंदर तथा बाहर लाने में क्या करती है, सहायता करती है। आगे अगर हम बात करें तो जो लिपिड हैं इनके बीच में आपने देखा होगा कि ये जल विरागी भाग है, मतलब जल विरोधी भाग है, थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर जो लिपिड की अर्ध तरलीय गति है, ये प्रोटीन अणुओं को क्या करते हैं, पार्श्व गति देने में सहायक होते हैं। मतलब प्रोटीन अणु इससे पास में नहीं आते, मतलब इधर और इधर दोनों की एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत गति रहेगी। किस कारण से कि लिपिड के बीच में यहाँ पर कौन सा भाग है, जल विरागी, और इधर भी जल विरागी मतलब जल विरोधी। और इनके बीच में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण यूँ कह सकते हैं अपन। तो इसके कारण से प्रोटीन अणु क्या रहेंगे, पार्श्व में गति करेंगे। बट ये रीट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि फॉस्फोलिपिड के दो भाग होंगे, जल स्नेही और जल विरोधी। और जो प्रोटीन है वो अंतर्वेशी प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन पाई जाती है। और अंतर्वेशी प्रोटीन पदार्थों को अंदर तथा बाहर लाने में क्या करती है, सहायता करती है। अब ध्यान देना, झिल्ली की यहाँ पर क्या है, तरल प्रकृति है। अब ये जो झिल्ली की तरल प्रकृति है किस कारण से वो समझेंगे, इस फॉस्फोलिपिड के कारण से। यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है कि जो फॉस्फोलिपिड हैं वो झिल्ली को क्या है, तरलता प्रदान करते हैं, मतलब फ्लूइडिटी, मतलब फ्लो हो सकता है वहाँ पर कुछ भी। तो यहाँ पे बोल दिया कि जो झिल्ली की तरल प्रकृति है वो क्या क्या काम आएगी, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये कोशिका झिल्ली के एक तरीके से कार्य ही है। तो एक तो इससे क्या होगी, कोशिका की वृद्धि होगी। दूसरा यहाँ पर सिक्रेशन यानी कि पदार्थों का स्त्रवण हो सकता है। दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब इसी अंतर्वेशी प्रोटीन के द्वारा कई पदार्थों को बाहर से अंदर की ओर लिया जा सकता है। तो एंडोसाइटोसिस, समझ में आई बात। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि उसे ग्रहण करना। अब ये भी वैसे दो प्रकार का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर ठोस पदार्थ को अंदर लिया जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस में होगा फेगोसाइटोसिस, अगर तरल पदार्थ को अंदर लिया जा रहा है तो पिनोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन में भी सहायक है। और अंतर कोशिकीय संधि जिसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं, दो कोशिकाओं के मध्य ये क्या बना रहे हैं, संधि, जिससे पदार्थों का क्या हो सकता है, आवागमन हो जाता है।
अब दूसरी बात यहाँ पे एक और मैंने लिखा है एक्जोसाइटोसिस कार्य। एक्जोसाइटोसिस का मतलब होता है पदार्थों को घेर कर उसे बाहर निकाल देना, यानी कि किसी पदार्थ को बाहर निकालना। ये क्या एक तरीके से बोल सकते हैं एक्जोसाइटोसिस, बहिर्गमन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कोशिका झिल्ली के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की। मानव की आरबीसी में वसा और प्रोटीन का अनुपात आपको पूछ सकते हैं, तो 52% प्रोटीन और वसा। लिपिड कितनी होगी, 40%। एकल झिल्लीबद्ध वाले आपको ध्यान देने हैं, द्विझिल्लीबद्ध। और मुख्य घटक क्या होगा, फॉस्फोलिपिड। निष्क्रिय परिवहन में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। ये चयनात्मक पारगम्य होती है। और सक्रिय परिवहन में सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे, जिसके द्वारा एटीपी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपको स्टार लगाना है, जो कि 1972 में किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसमें बताया गया है कि कोशिका झिल्ली दो पदार्थों से बनी है, फॉस्फोग्लिसराइड यानी फॉस्फोलिपिड या वसा, और ये क्या बोलेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार की, 2 अंतर्वेशी एंड परिधीय प्रोटीन। अंतर्वेशी प्रोटीन के कारण से ही पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करते हैं, गमन करते हैं। ये आपको पूरे इंपॉर्टेंट ध्यान देने हैं पॉइंट। और लिपिड की प्रकृति कैसी होती है, अर्धतरलीय, और यही तरल प्रकृति के कारण से इसके अंदर ये सारे कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। और इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो है, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली वाला, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपका काम है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और जो ये नोट्स है आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके रीट के अंदर इससे कुछ ज़्यादा पूछेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।